हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे प्राचीन भारतीय इतिहास के एक विशेष टॉपिक पर बात करूंगा और वो टॉपिक होगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातत्व के इतिहास पर मैं आपसे बात करूंगा। प्राचीन भारत में भारतीय पुरातत्व का इतिहास एक विशेष महत्व रखता है। और जैसे आप सब कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे या आप सब यूजी पीजी कोर्स में एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे, तो आप बेहतर समझ रहे होंगे कि प्राचीन इतिहास में भारतीय पुरातत्व के इतिहास का कितना महत्व है। और इसके कंपटीशन में क्वेश्चन काफी आपको मिलते होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपसे इसी विषय पर हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पर आपसे बात करूंगा। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और ये एक तरह से एक सीरीज होगी ये। और इस सीरीज में मैं आपसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना से लेकर के और जब इसके 100 वर्ष पूरे हुए और इस 100 वर्ष पूरे होने की ऐतिहासिक खुशी में नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इन 100 वर्षों का इतिहास मैं आपसे संक्षेप में आपसे बात करता चलूंगा और इसके फैक्ट आपको काफी आपके लिए काम के होंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए मैं बात करता हूं आपसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पर। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी वैसे तो भारतीय पुरातत्व का ये जो आरंभिक इतिहास है, अर्ली हिस्ट्री, इसकी ये विशेष रोचक नहीं लगेगी आपको। 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई थी। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जब स्थापना की गई, उसके पहले ही कुछ अंग्रेज सरकार ने इस पर कुछ काम करना शुरू कर दिया था। जैसे आप देख रहे होंगे कि शुरू से आप देखें स्क्रीन पर, The Department of Archaeological Survey of India 1861 is under the Central Ministry of Human Resource, currently under the Minister of Culture. ये आज जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI है, इसकी फाउंडिंग 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, केंद्रीय मंत्रालय मानव संसाधन के अंतर्गत आता है, जिसे आज एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय भी कहते हैं। करेंटली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और वर्तमान में ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। शुरुआत जब इसकी हुई थी 1861 में, तब ये ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के अंडर में था और आज ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में है। 1783 में 1783, जिसे अभी आपसे बात हुई कि 1861 के पहले ही अंग्रेज सरकार ने भारतीय पुरातत्व के बारे में, भारतीय पुरातत्व की ओर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया था। और इसी कड़ी में 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स केम टू इंडिया। सर विलियम जोन्स भारत आए एज ए जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट के, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनकर के सर विलियम जोन्स 1783 ईस्वी में भारत आए। He also played an active role in the establishment of the Royal Asiatic Society on 15 जनवरी 1784। सर विलियम जोन्स का जो एक महत्वपूर्ण रोल रहा, उन्होंने महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा की, वो थी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने की, जो 15 जनवरी 1784 को उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इस स्थापना का जो उद्देश्य था, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का जो मेन उद्देश्य था, the main objective of the establishment of this institution were to conduct research regarding the history of antiquity, arts, sciences and literature of the Asian continent। इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जो इतिहास में जो शोध हुए हैं, जो संस्थाएं जो शोध की हैं, जैसे एंटिक्विटी के बारे में और कला के बारे में, विज्ञान में, साहित्य में, एशिया महाद्वीप में जितने तरह के शोध हुए, उन सबको एक जगह पर इकट्ठा किया जाए, ये काम रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को सौंपा गया। टू पब्लिश रिसर्च, अ मैगजीन नेम्ड एशियाटिक रिसर्च
was started in 1788। और इसी कड़ी में जब ये रिसर्च, ये शोध कंपाइल किए गए एक जगह पर, तब 1788 में एक मैगजीन की स्थापना हुई, एक मैगजीन शुरू की गई, एक जर्नल शुरू किया गया जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस। इट वाज विलियम जोन्स, ये सर विलियम जोन्स ही थे जिन्होंने आइडेंटिफाइड, जिन्होंने ये पहचान दिलाई, ये बताया कि सेंड्रोकोटस एंड पॉलीबोथ्रा मेंशन्ड इन ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक साहित्य में, यूनानी साहित्य में जो सेंड्रोकोटस और पॉलीबोथ्रा का उल्लेख हुआ है विद चंद्रगुप्त मौर्य एंड पाटलिपुत्रा रिस्पेक्टिवली, वो भारत के मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया और पॉलीबोथ्रा गंगा और सोन नदी पर बसा हुआ पाटलिपुत्र है। आप सबने पढ़ा होगा कि मगध राजवंश के हर्यंक डायनेस्टी में अजातशत्रु के पुत्र, अजातशत्रु के बेटे उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ग्रीक साहित्य में सेंड्रोकोटस और पॉलीबोथ्रा का जिक्र हुआ है, लेकिन सर विलियम जोन्स के पहले यह पहचान नहीं हो पाई कि सेंड्रोकोटस और पॉलीबोथ्रा का संदर्भ क्या है, इसका उल्लेख किसके संदर्भ में किया गया है। तो सर विलियम जोन्स ने ही ये बताया कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, सेंड्रोकोटस और पॉलीबोथ्रा पाटलिपुत्र है। आगे चल करके इसी कड़ी में चार्ल्स विल्किंसन इनॉग्रेटेड द स्क्रिप्ट्स। चार्ल्स विल्किंसन ने लिपियों को पढ़ना शुरू किया, जो स्क्रिप्ट थी उस समय उनको पढ़ना शुरू किया। और सर विलियम जोन्स के बाद इन लिपियों को पढ़ने के लिए और इस पर आगे काम करने के लिए जो उनको उत्तराधिकारी हुए, जो सक्सेसर हुए, उनमें H.T. कोलब्रुक, उसके बाद H.H. विल्सन, और यही H.H. विल्सन आगे चल करके इस सोसाइटी के, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के चेयरमैन भी, अध्यक्ष भी हुए। यानी सर विलियम जोन्स के बाद H.T. कोलब्रुक और उसके बाद H.H. विल्सन रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के चेयरमैन बने, प्रेसिडेंट बने। विल्सन अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, H.H. विल्सन पेशे से एक डॉक्टर थे और इन्होंने पब्लिश्ड रिमेन्स ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से मिले हुए अवशेषों को, वहां से जो अवशेष मिले, जो वहां से जो रिमेन्स मिले, उनको एक जगह पर कंपाइल किया और एक बुक का नाम दिया, बुक में फॉर्म में एक कंपाइल किया और उसका नाम दिया एरियाना एंटिका। यानी सर विलियम जोन्स का अफगानिस्तान के से मिले हुए रिमेन्स की जो बुक है वो एरियाना एंटिका के नाम से प्रसिद्ध हुई और ये तैयार हुई। आगे देखें आप, आगे चल करके जेम्स प्रिंसेप, भारतीय पुरातत्व के इतिहास में इनकी बड़ी भूमिका रही है। जेम्स प्रिंसेप, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इनकी जो डेट है 1799 टू 1840 AD, 1799 से 1840 के का ये इनका टाइम पीरियड रहा जेम्स प्रिंसेप का। ऐसे मास्टर ऑफ द कलकत्ता मिंट, ये जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता टकसाल के, कलकत्ता में जो टकसाल था, जो मिंट था, उसके निकष अधिकारी बनाकर आए थे और was appointed secretary of the Asiatic Society in 1833। इन्हीं जेम्स प्रिंसेप को आगे चल करके 1833 ईस्वी में, 1833 में एशियाटिक सोसाइटी का, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का सचिव बनाया गया। He was in supported of scientific approach in archaeology। जेम्स प्रिंसेप ने पुरातत्व में वैज्ञानिक महत्व को, वैज्ञानिक पद्धति से पुरातत्व को देखने का नजरिया दिया और इन्होंने पुरातत्व में वैज्ञानिक पद्धति को आगे बढ़ाने की कोशिश की। Between 1834 to 37, प्रिंसेप सक्सेसफुली डिस्फायर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत की जो ब्राह्मी लिपि थी उसको सबसे पहले 1834 से लेकर के 37 के बीच में जेम्स प्रिंसेप ने ही सफलतापूर्वक पढ़ा था। With this many inscriptions of Emperor प्रियदर्शी
या प्रियदर्शी कुड बी रीड। और इसके माध्यम से इन ब्राह्मी लिपि के डिस्फाइड के करने से इसको पढ़ लेने के बाद जेम्स प्रिंसेप ने बहुत से ऐसे अभिलेख थे भारत में जिन पर प्रियदर्शी या प्रियदर्शी लिखा हुआ था। इनको इन्होंने पढ़ा और इन्होंने बताया कि ये प्रियदर्शी या प्रियदर्शी मौर्य सम्राट अशोक का ही नाम है और ये उन्हीं के अभिलेख है। प्रिंसेप वाज आल्सो एन एक्सपर्ट इन न्यूमिस्मेटिक्स। और जेम्स प्रिंसेप मुद्रा शास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और जेम्स प्रिंसेप के ये ब्राह्मी लिपि पढ़ने के बाद जो इन्होंने प्रियदर्शी या प्रियदर्शी का उल्लेख सम्राट अशोक से बताया, आगे चल करके मास्की और मास्की के अशोक के अभिलेख में अशोक नाम लिखा हुआ मिला। अशोक का मास्की इंस्क्रिप्शन ऐसा जिसमें अशोक का नाम लिखा हुआ मिला। तो ये प्रमाणित हुआ, ये एक सेटिस्फेक्शन मिला कि प्रियदर्शी और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ प्रियदर्शी अशोक का ही एक नाम है। He was died suddenly on 20th April 1840 at the age of 40 years. अपनी 40 साल की उम्र में ही अचानक जेम्स प्रिंसेप का 20 अप्रैल 1840 को निधन हो गया। After Prinsep, those who staged India's archaeological glory on an individual level include like James Ferguson, Markham Kitto, Edward Thomas, and Alexander Cunningham in North India, Walter Elliot in South India, and Cornell Meadows, Taylor, Bhaudiji, etc. in Western India were engaged in archaeological research. प्रिंसेप के बाद भारत के पुरातत्व के इतिहास में एक अच्छा समय आया और इसमें व्यक्तिगत विद्वानों का, बहुत से लोगों का व्यक्तिगत सहयोग रहा, जिसमें जेम्स फर्गुसन, मार्कम किट्टो, एडवर्ड थॉमस, अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्तर भारत में इसके लिए बड़ा सहयोग किया। वाटर एलियट ने साउथ इंडिया में बड़ा काम किया और कर्नल मेडोज, टेलर, भाउदीजी आदि जैसे लोगों ने पश्चिम भारत में पुरातत्व के खोज के लिए, पुरातात्विक स्रोतों को खोजने के लिए बड़ा काम किया। Between 1829 to 1847, Ferguson conducted a detailed survey of the surviving monuments of Indian architecture. 1829 से 47 के बीच में फर्गुसन ने भारतीय वास्तुकला से संबंधित सुरक्षित स्मारकों का विस्तृत सर्वेक्षण किया। यानी भारतीय वास्तुकला में जो आर्किटेक्चर है उसमें जो बहुत से स्मारक थे, सुरक्षित थे स्मारक, उनका उन्होंने एक सर्वे किया और लॉन्ग सर्वे, विस्तृत सर्वे किया और डिटेल्स सबके सामने रखा। नेक्स्ट आप देखें कि भारतीय पुरातत्व का ये इतिहास फिर आगे चल करके सुविधा के लिए पढ़ने के लिए कई भागों में बांटा गया। जैसे आप देखें कि आपकी स्क्रीन पर है द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1861। आगे चलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई 1861 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। अभी तक जितना काम जेम्स प्रिंसेप या आपने जिनका देखा जेम्स प्रिंसेप ऊपर से लोगों का, उन सब का काम एक तरीके से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई की स्थापना के पहले की बात है। 1861 में एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विभाग की स्थापना हुई और प्रोफेसर एचडी सांकलिया, जिनका पूरा नाम हसमुख धीरजलाल सांकलिया, has divided the history of Indian archaeology of 100 years between 1861 to 1960 AD. प्रोफेसर एचडी सांकलिया ने भारतीय पुरातत्व के इतिहास को, 100 वर्ष के इतिहास को, जो 1861 से 1960 के बीच का इतिहास है, इसको 3 भागों में बांटा है। इनटू पीरियड एज फॉलोज, जैसे आप नीचे देखेंगे कि इनको 3 भागों में बांटा है और आगे चल करके कुछ इतिहासकारों ने इसको 4 भागों में किया। जैसे 1960 से लेकर के 1960 से लेकर के फिर आप कह सकते हैं कि लास्ट में
प्रेजेंट टाइम तक, आज के भाग को भी कह सकते हैं कि वो चौथे भाग में उसको रख सकते हैं। एच डी सांकलिया जी का जो डिवाइडेशन था, जो उन्होंने डिवाइड किया था 100 सालों में, उसमें आप टाइम देखें कि फर्स्ट पीरियड फ्रॉम 1861 टू 1902 एडी, 1861 से 1902 ईस्वी एक इसका पहला भाग था। और दूसरा काल सेकेंड पीरियड फ्रॉम 1802 टू 1944 एडी, 1802 से 1944 ईस्वी के काल को सेकेंड पीरियड में रखा गया, और 1944 से 1960 के पीरियड को थर्ड पीरियड में रखा गया, यानी तीसरे काल को 1944-1960 के ईस्वी में रखा गया। फर्स्ट पीरियड फ्रॉम 1861 टू 1902 एडी, कनिंघम एरा। जब आप देखें कि इसका जो पहला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड 1861 से 1902 ईस्वी के का जो पहला पीरियड है पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व के इतिहास का, इसको कनिंघम एरा, कनिंघम युग के नाम से भी जाना गया है। इसको कनिंघम युग के नाम से भी जाना जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड कनिंघम एरा। इन 1861 अलेक्जेंडर कनिंघम, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग फॉर अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज। अलेक्जेंडर कनिंघम ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग से पुरातात्विक स्मारकों के, पुरातात्विक गतिविधियों को, पुरातात्विक स्मारकों के, पुरातात्विक धरोहरों को, उन स्मारकों को एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के लिए एक अप्रूवल लिया, एक परमिशन लिया उनसे। कनिंघम, जिनका टाइम पीरियड 1814-1893 एडी है, वाज अपॉइंटेड आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर। लॉर्ड कैनिंग ने जनरल कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त कर दिया। ही एक्सेप्टेड, और पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त होने के बाद कनिंघम ने क्या किया, ही एक्सेप्टेड एज हिज गाइड द ट्रेवल्स ऑफ द चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग, हु विजिटेड इंडिया इन द 7th सेंचुरी फॉर सर्वे। कनिंघम महोदय ने अपने इस सर्वे का जो रास्ता चुना, सर्वे का जो एक आधार बनाया, वो 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा मार्ग को इस सर्वे का अपना आधार बनाया। और 1861 से 1865 तक लगभग 4 साल उन्होंने चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा मार्ग पर सर्वे किया। इन फरवरी 1871, फरवरी 1871 में कनिंघम एज्यूम द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फरवरी 1871 में कनिंघम को एएसआई का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया। बिटवीन 1873-1877, 1873 से 1877 के बीच में कनिंघम डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ द फेमस स्तूप ऑफ भरहुत। कनिंघम ने 1873 से 1877 के बीच में भरहुत के स्तूप का सर्वेक्षण किया और भरहुत के प्रसिद्ध स्तूप के अवशेषों की खोज की। इस तरह से कनिंघम रिटायर्ड इन 1885। कनिंघम 1885 में रिटायर हो गए। अपार्ट फ्रॉम द 23 वॉल्यूम रिपोर्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कनिंघम ने एएसआई के अब तक के पूरे सर्वेक्षण को लगभग 23 वॉल्यूम में प्रकाशित करवाया। 23 वॉल्यूम में इस सर्वेक्षण को एएसआई में प्रकाशित करवाया। और इसके साथ साथ कनिंघम मेजर वर्क्स आर, कनिंघम ने बहुत पुरातत्व पर और काम किया, जिनमें उनकी कुछ बुक्स बड़ी फेमस, उन्होंने उसको कंपाइल किया, जैसे एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, द स्तूप ऑफ भरहुत, द बुक इंडियन एरास। ये कनिंघम की 3 किताबें हैं। एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का प्राचीन भूगोल, द स्तूप ऑफ भरहुत, भरहुत का स्तूप, द बुक इंडियन एरास।
यानी 23 वॉल्यूम में अपने सर्वे को उन्होंने प्रकाशित करवाया और उसके साथ साथ अपना जो सर्वेक्षण किया था, उनका जो टाइम पीरियड में उन्होंने जो भारतीय पुरातत्व में काम किया था, उसको इन 3 किताबों के माध्यम से, इन बुक्स के माध्यम से जनता के सबके सामने रखा। और इस तरह 1885 में कनिंघम रिटायर हुए। In 1872, James Burgess started publishing magazine called Indian Antiquary, एक बहुत महत्वपूर्ण मैगजीन रही इंडियन एंटीक्वेरी। इसका प्रकाशन जेम्स बर्जेस ने किया और 1872 में इसकी शुरुआत की। कनिंघम कंटेम्परेरी इंडियन एपिग्राफिक्स, कनिंघम के समकालीन जो पुरालिपिवेत्ता थे, पुरालिपि पढ़ने वाले एपिग्राफिस्ट्स थे कनिंघम के समकालीन, उनमें कई के नाम बड़े मशहूर हैं, जैसे जॉर्ज वूलर, जे फ्लीट, जॉन फेथफुल फ्लीट जिनका पूरा नाम है, जे एगलिंग, एल राइज, डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, भगवान लाल इंद्रजी, ई हुल्स, ऐसे बहुत से मशहूर नाम हैं जो कनिंघम के समकालीन थे और उन्होंने भारतीय लिपियों पर बहुत काम किया। In 1877, the first volume of Corpus Inscriptionum Indicarum was published as per Cunningham plan. कनिंघम की योजना के अनुसार 1877 में कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम के नाम से एक मैगजीन का पहला वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम 1877 में प्रकाशित हुआ। इट्स थर्ड वॉल्यूम केम आउट इन 1888 अंडर द डायरेक्टर ऑन अ फ्लीट, और इसका तीसरा वॉल्यूम 1888 में मशहूर पुरालिपिवेत्ता जे फ्लीट के निर्देशन में 1888 में प्रकाशित हुआ। इस तरह आप देख रहे हैं कि कनिंघम के समय में पुरातत्व के सर्वेक्षण में कनिंघम का ह्वेनसांग का पूरा रूट का सर्वे हुआ और भरौत के स्तूप की जानकारी मिली और लिपियों पर भी काफी काम होता रहा, इसीलिए इसको कनिंघम एरा के नाम से जाना गया। आफ्टर द कनिंघम फेमस architect James Burgess as made the director general of SI. कनिंघम के बाद एएसआई के डायरेक्टर जेम्स बर्जेस हुए। बर्जेस rendered invaluable service to the progress of Indian epigraphy. बर्जेस ने पुरालिपियों को लेकर के बड़ा काम किया। बर्जेस का काम भारतीय पुरालिपि पर उन्होंने काफी काम किया। In 1880, E. Hulse was appointed to the post of epigraphist. 1880 में E. Hulse को पुरालिपिवेत्ता के पद पर जेम्स बर्जेस ने नियुक्त करवाया। यानी कनिंघम के बाद पुरालिपियों पर काफी काम होना शुरू हुआ। बर्जेस स्टार्टेड पब्लिशिंग अ क्वार्टरली मैगजीन। बर्जेस ने अपने टाइम में एक त्रैमासिकी पत्रिका की शुरुआत की जिसका नाम था एपिग्राफिया इंडिका फ्रॉम 1888। 1888 में एपिग्राफिया इंडिका के नाम से जेम्स बर्जेस ने पुरालिपियों पर एक मैगजीन की शुरुआत की। ये मैगजीन बड़ी प्रसिद्ध रही। ड्यूरिंग द टेनर ऑफ बर्जेस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स, बर्जेस के टाइम में पुरातात्विक स्मारकों पर काफी काम हुआ। A detailed report on the architecture of dynasties like Satavahan, Pallava, Chalukya, Rashtrakuta and Hoysala was prepared. बर्जेस ने अपने समय में अपने समय के जो मशहूर राजवंश थे जिन पर लिटरेरी सोर्सेस में, साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से जिन पर काफी पढ़ा जा रहा था, उन पर बर्जेस ने, जैसे सातवाहन थे, पल्लव राजवंश, चालुक्य राजवंश, राष्ट्रकूट, होयसल आदि राजवंशों पर और इनके स्मारकों पर जेम्स बर्जेस ने काफी काम किया। अपार्ट फ्रॉम द एक्सक्वेशन ऑफ द कंकाली माउंड नियर मथुरा बिटवीन 1887-1888, बर्जेस के महत्वपूर्ण कामों में 1887 से 1888 के बीच
मथुरा के पास स्थित कंकाली माउंट, कंकाली टीले का उत्खनन हुआ। नो स्पेशल अटेंशन वाज पेड टू एक्सकवेशन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ बर्जेस। बर्जेस के टाइम में और ज्यादा विशेष उत्खनन पर काम नहीं हुआ। हिज रिटायर्ड इन जून 1889। 1889 में बर्जेस रिटायर हो गए। ही सर्वे रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन न्यू इंपीरियल सीरीज। और बर्जेस की जो सर्वेक्षण रिपोर्ट थी, उनका जो सर्वेक्षण था वो पब्लिश किया गया और उसका नाम दिया गया न्यू इंपीरियल सीरीज। न्यू इंपीरियल सीरीज में बर्जेस द्वारा किए गए कामों को कंपाइल किया गया, उसको पब्लिश किया गया। और बर्जेस का काम लिपियों पर आप देखने की ज्यादा हुआ। उत्खनन में, एक्सक्वेशन में ज्यादा काम नहीं हुआ। सिर्फ मथुरा के पास स्थित कंकाली टीले का उत्खनन बर्जेस ने ही करवाया था, उन्हीं के समय में हुआ था। द पीरियड फ्रॉम 1889 to 1901 was turbulent for archaeology। पुरातत्व के इतिहास में 1889 से 1901 का जो समय रहा थोड़ा सा अव्यवस्थित रहा। In 1901, on the basis of Curzon personal interest, Sir John Marshall was appointed Director General of ASI for 5 years on 29th November 1901। 1889 से 1901 के बीच में पुरातत्व के कामों में काफी अव्यवस्था रही और 1901 ईस्वी में कर्जनल ने व्यक्तिगत रुचि लेकर के लॉर्ड कर्जन ने, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने अपनी व्यक्तिगत रुचि के आधार पर इस पर ध्यान दिया और सर जॉन मार्शल को उन्होंने एएसआई का डायरेक्टर जनरल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया। 5 सालों के लिए सर जॉन मार्शल को महानिदेशक नियुक्त किया गया 29 नवंबर 1901 ईस्वी में। From here the second period of the history of Indian archaeology began। और यहीं से एच.डी. सांकलिया द्वारा जो डिवाइड किया गया था उसके दूसरे काल की सेकेंड पीरियड की शुरुआत हो गई। और इस पीरियड को जो 1902 से 1944 ईस्वी का पीरियड है, 1902 to 1944 एडी का जो टाइम है, इसे मार्शल युग के नाम से जाना गया है। अगले वीडियो में हम आपसे इस मार्शल युग के बारे में बात करेंगे और दूसरे और तीसरे काल पर बात करते हुए शायद दूसरा या तीसरा वीडियो बनाना पड़े और आपको हम पूरे भारतीय पुरातत्व के इतिहास की लगभग पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे, जो आपके लिए काफी कंपटीशन के लिए और आपके कोर्स के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी, बहुत ही आपको रुचिकर लगेगी। इसके फैक्ट आपके कंपटीशन में बहुत काम करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।